हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुष्मान क्लासेस। तो हम लोग टीजीटी पीजीटी के लिए एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट किए हुए थे। ये उसका लेक्चर नंबर 60 है। अभी तक मैं इस पे 59 लेक्चर्स को अपलोड कर चुका हूँ, जिसपे बहुत सारे चैप्टर्स को हम लोग कवर कर चुके हैं। अभी जो सब्जेक्ट चल रहा है उसका नाम है लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा पे 2 लेक्चर हो चुके हैं, आज इसका पार्ट 3 होगा। तो शुरुआती फर्स्ट 2 लेक्चर्स में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 15 तक सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे वीडियोस के अपडेट्स आपको लगातार मिलते रहें। और टेलीग्राम ग्रुप पे या व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, वहां से आप जुड़ सकते हैं। टीजीटी पीजीटी से संबंधित कोई भी कोर्स परचेज करने के लिए प्ले स्टोर से आप आयुष्मान क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे आपको आपके स्टेट से संबंधित और केबीएस या एनबीएस के कोर्सेज जो है आपको मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 थे। क्वेश्चन नंबर 16 जो है ये यूपी जीआईसी लेक्चर 2021 एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन ये है हमारा कि इफ W1 एंड W2 आर सब स्पेसेस ऑफ ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस भी, देन डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, तो देखिए सेट थ्योरम जैसे एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, उसी तरीके का एक फार्मूला जो है वेक्टर स्पेस में डायमेंशन के लिए फार्मूला होता है। वो फार्मूला क्या होता है मैं लिख देता हूँ एक बार, कि डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। ठीक है, W1 इंटरसेक्शन W2। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 क्या होगा। तो जो राइट हैंड साइड में माइनस वाला है इसको लेफ्ट में भेज दीजिए। तो हमारे पास आ जाएगा डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 और प्लस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2, और राइट में हमारे पास क्या बचेगा, इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W1 और प्लस डायमेंशन ऑफ W2। तो ये हमसे पूछा गया था कि डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 किसके बराबर होगा। तो देखिए डी ऑप्शन इससे मैचिंग कर रहा है, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 प्लस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, ये क्वेश्चन भी यूपी जीआईसी लेक्चर 2021 एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, आइए पढ़ते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है लेट V एंड W बी द टू वेक्टर स्पेसेस ओवर ए फील्ड F एंड T फ्रॉम V टू W इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सच दैट डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल टू 5। ठीक है, और नलिटी ऑफ T इज इक्वल टू 2, देन रैंक ऑफ T इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे T आपको दिया गया है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है, V से W तक डिफाइंड है। ठीक है ना। अब देखिए एक रैंक नलिटी थ्योरम होता है ना, एक रैंक नलिटी थ्योरम होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है रैंक नलिटी थ्योरम। तो रैंक नलिटी थ्योरम कहता क्या है, एक बार मैं उसका स्टेटमेंट लिखता हूँ। ठीक है ना, रैंक नलिटी थ्योरम, इसमें ये कहा जाता है कि रैंक ऑफ टी, ठीक है, इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का रैंक और प्लस नलिटी ऑफ टी है ना, इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ, इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ, यहाँ पे जो पहला वेक्टर स्पेस रहेगा इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ भी। ठीक है, ये इसके बराबर होता है। अब अभी आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है। यहाँ पे दिया गया है कि डायमेंशन ऑफ भी इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 5 लिख देता हूँ। फिर दिया गया नलिटी ऑफ टी इज इक्वल टू 2, तो ये नलिटी ऑफ टी इज इक्वल टू 2 हो गया। और आपसे पूछा जा रहा है कि रैंक ऑफ टी क्या होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे रैंक ऑफ टी आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो रैंक ऑफ टी आपका हो जाएगा 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 3 हो जाएगा, और सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, डी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 भी जीआईसी लेक्चरर एग्जाम, यूपी जीआईसी लेक्चरर एग्जाम 2021 में पूछा गया है। क्वेश्चन हमारा ये है, व्हाट कैन बी सेड अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में आप क्या बता सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें ऑप्शंस में दिया गया है कि यूनिक, नॉन जीरो सोल्यूशन, इनफाइनाइटली सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, नन ऑफ द अबव इज ट्रू, ये सब दिया गया है। अब इसको सॉल्व करने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है कि इसको रैंक मेथड से आप सॉल्व करिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट हैं उससे मैट्रिक्स हम लोग बनाते हैं ए, है ना। तो यहाँ पे हम लोग एक बनाएंगे, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे। ठीक है, कैसे बनती है देखिए, यहाँ पे एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट को लिख देंगे। ठीक है, एक्स का कोफिशिएंट 1, फिर वाई कोफिशिएंट 1, जेड का कोफिशिएंट 2 है। और यहाँ पे इस तरीके का साइन सच दैट जैसे साइन लगा के जो राइट हैंड साइड में कोफिशिएंट है वो कितने हैं, 4, 6 और 1, उसको भी लिखेंगे 4, 6, और यहाँ पे लिख देते हैं 1, और यहाँ पे 2 माइनस 1 3। ठीक है, 2 माइनस 1 3, और तीसरा जो इक्वेशन है 1 माइनस 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 माइनस 1।
और इस तरीके से हमने ये बना दिया, ठीक है ना। इसको कहते हैं ए इज टू आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके से लिखा जाता है, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स को इस तरीके से लिखा जाता है। ए मैट्रिक्स, इसमें से ए क्या है, ए एक्स वाई जेड की कोफिशिएंट वाली मैट्रिक्स है, और बी क्या है, जो राइट हैंड साइड में कोफिशिएंट है उसकी मैट्रिक्स है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों को इसको हम लोग इक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद देखिए 3 केसेस होते हैं कि अगर रैंक ऑफ ए है ना, रैंक ऑफ ए मतलब जो ये शुरुआती 3 कॉलम है, इससे जो मैट्रिक्स बनी उसका रैंक, अगर ये बराबर आ गया रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स ए इज टू बी, जो पूरी मैट्रिक्स है उसका रैंक के बराबर आ गया, और ये भी किसके बराबर आ गया, नंबर ऑफ वेरिएबल्स, नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बराबर आ गया, तो हम कहते हैं कि इस केस में क्या मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। इस केस में हमको क्या मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। तो और हमारा दूसरा तीसरा केस भी होता है। दूसरा केस हमारा ये होता है कि अगर रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू आ गया रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स, ठीक है, बट लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स, बट लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स, उस केस में हमको क्या मिलते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलते हैं। क्या मिलता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलता है। और जो तीसरा केस हमारा होता है, तीसरे केस में रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स के बराबर नहीं आएगा, तो उस केस में हमको कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलता है। उस केस में हमें क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन मिलता है। तो 3 बातें होती हैं, 3 फार्मूले होते हैं, इनको याद रखना है। अब देखिए इसको एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करते हैं। यहाँ पे तो 1 आ गया, अब इसके नीचे मुझे 0 बनाना है, तो ऑपरेशन में क्या लगाऊंगा इस पे, R2 इज रिप्लेस्ड बाई R2 माइनस 2R1, ठीक है, और R3 इज रिप्लेस्ड बाई R3 माइनस R1, R3 माइनस R1। ये 2 ऑपरेशन हम लोग लगाएंगे इस पे। देखिए ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हमारा 1 1 2 4, पहले रो में तो है 1 1 2 4, ठीक है। दूसरे में R2 माइनस 2R1 करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा 0, और -1 -2 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। फिर 3 -4 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 6 -8 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। फिर R3 माइनस R1 करेंगे तो 1 -1 0, -1 कितना हो गया, -2, फिर यहाँ पे आ जाएगा -3, यहाँ पे आ जाएगा -3, ठीक है। तो ये बन गया हमारे पास। तो ये हमने एक एक पाइवोट एलिमेंट यहाँ मिला, उसके नीचे 0 मिल गए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे देखिए जो सेकंड रो है उसमें -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। यही भी मैं कर देता हूँ, -1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो एक स्टेप लिखने से अच्छा है कि मैं यहीं पे -1 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे +3 कर देते हैं, +1 कर देते हैं, +2, ये अगला स्टेप है। मतलब मैंने क्या ऑपरेशन लगा दिया, R2 इज रिप्लेस्ड बाई -1 R2, ठीक है ना, ये ऑपरेशन मैंने लगा दिया, ठीक है, ये बन गया। अब जो है इससे हम लोग क्या बना सकते हैं, अगर मैं R2 माइनस R3 लगा दूं, अगर मैं R2 इज रिप्लेस्ड बाई R2 माइनस R3 लगा दें, तो सेकेंड रो में देखिए क्या होगा, इसे पहले रो को तो उतार लेते हैं, 1 1 2 4। दूसरे रो में जहाँ में हो जाएगा, यहाँ पे 0 3 -2 कितना आ जाएगा, 1, फिर 1 + 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये हो गया 0, और ये हो गया 1, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास, R2 माइनस R3 करेंगे तो ये आ जाएगा 1 + 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 2 - 3 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है ना। ये मैंने मल्टीप्लाई किया 0 3 1 2, ठीक है, ओके। और यहाँ पे ठीक है, ये 1 मिल गया मुझे। एक मिनट जरा सा मैं चेक कर लूँ कि कोई इसमें मिस्टेक तो नहीं हो रही है। तो यहाँ पे हम लोग R2 इज रिप्लेस बाय R2 प्लस R3 कर देते हैं। इससे फायदा ये होगा कि 3 देखिए 3 है यहाँ पे, और 3 -2 यहाँ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 -3 कितना हो जाएगा, -2 बन जाएगा, और 2 -3 यहाँ पे कितना बन जाएगा, -1 बन जाएगा। बाकी थर्ड रो को मैं उतार लेता हूँ, 0 -2 -3, और यहाँ पे भी कितना है, -3 हो गया, ठीक है ना। तो एक पाइवोट एलिमेंट यहाँ मिल गया, उसके नीचे सब 0 बन गए। अब ये यहाँ पे 1 मिल गया, इसके नीचे मुझे 0 बनाना है। तो क्या ऑपरेशन आगे हम लोग लगाने वाले हैं, ऑपरेशन हम लोग आगे लगाएंगे कि R3 इज रिप्लेस्ड बाई R3 + 2R2, है ना, R3 + 2R2 ये लगाते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए क्या मिलेगा, पहले रो को उतार लेते हैं, 1 1 2 4, दूसरे को भी उतार लेते हैं, 0 1 -2 -1, और R3 + 2R2 करेंगे तो यहाँ पे 0, और R3 + 2R2 करेंगे यहाँ 0, R3 + 2R2 मतलब ये करेंगे तो -4 -3 यहाँ कितना आ जाएगा, -7, और 2 करेंगे यहाँ तो हो जाएगा -2 -3 कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। तो अगर हम लोग सिर्फ इतनी मैट्रिक्स को देखें तो इसका जो रैंक है ये 1 2 3 3 पाइवोट एलिमेंट मिले, इसका अंदर रैंक ऑफ ए कितना हो गया, 3 हो गया। और पूरे मैट्रिक्स को देखें, अगर होल मैट्रिक्स को देखें, पूरे कंप्लीट मैट्रिक्स को, तो उसका भी जो रैंक वो भी कितना आ गया, 3 आ गया। तो रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स, दोनों किसके बराबर आ गया, नंबर ऑफ वेरिएबल 3 के बराबर आ गया। इसका मतलब इस केस में क्या मिलेगा, यूनिक सोल्यूशन हमको मिलेगा।
ठीक है ना, यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। तो पहले ऑप्शन में दिया गया इट हैज यूनिक नॉन जीरो सोल्यूशन, नॉन जीरो तो होगा ही क्योंकि जीरो 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 तो सेटिस्फाई करेगा नहीं, जीरो प्लस जीरो 4 के बराबर तो होगा नहीं, तो यूनिक सोल्यूशन होगा और वो भी कैसा होगा, नॉन जीरो सोल्यूशन होगा। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दूसरे ऑप्शन दिया गया इनफाइनाइट मनी सोल्यूशन, गलत है। नो सोल्यूशन ये भी गलत है, नन ऑफ द अबव ये भी गलत हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। ये क्वेश्चन यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में जो है पूछा गया 2021 में। क्वेश्चन हमारा ये कि आर्थो नॉर्मल सेट ऑफ वेक्टर्स इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस इज व्हाट, लीनियरली डिपेंडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट, नाइदर डिपेंडेंट नॉर इंडिपेंडेंट। अब देखिए इनर प्रोडक्ट स्पेस में आर्थो नॉर्मल सेट क्या होता है, पहले मैं कुछ एग्जांपल देकर आपको समझाता हूँ। जैसे मान लिया कि मैंने लिख दिया, सपोज एक सेट में बना लेता हूँ 1001, 1001 एक सेट में ये बना लिया। अब देखिए इसकी खास बात क्या है, अगर मैं इसका इनर प्रोडक्ट निकालूं, इनर प्रोडक्ट मान लीजिए इसको मैं ए कहता हूं, इसको मैं बी बोलता हूं, ए वेक्टर ये बी वेक्टर। तो अगर मैं 1,0 और 0,1 का इनर प्रोडक्ट, इनर प्रोडक्ट का मतलब यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट से मतलब है इसका। तो दो वेक्टर हैं तो उसका डॉट प्रोडक्ट कैसे लिया जाता है, a1 a2 प्लस b1 b2, a1 a2 मतलब 1 into 0 और प्लस b1 b2 कितना हो जाएगा, प्लस 0 into 1, ये कितना हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट मतलब कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है। और दूसरी बात, अब इसका जो नॉर्म निकालें अगर हम लोग, ठीक है, तो नॉर्म कैसे निकाला जाता है, नॉर्म ऑफ ए ऐसे लिखा जाता है। ठीक है ना, नॉर्म ऑफ ए इज इक्वल टू अंडर रूट में क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर और फिर कितना हो जाएगा, 0 का स्क्वायर हो जाएगा। जैसे मैग्नीट्यूड बोलते हैं वैसे इनर प्रोडक्ट में नॉर्म बोला जाता है। इसका नॉर्म कितना आ गया, 1 आ गया, और बी का भी नॉर्म कितना आ गया, 1 आ गया। बी का भी नॉर्म कैसा आ गया, बी का नॉर्म हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस तरीके का जो सेट होता है ना उसको हम लोग ऑर्थो नॉर्मल सेट कहते हैं। जैसे इसमें जितने भी वेक्टर होंगे उस उनका आपस में डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा, 0 आएगा। जितने भी वेक्टर हैं मान लीजिए ए बी सी, कोई भी अगर 3-4 वेक्टर हैं इसमें, ऑर्थो नॉर्मल सेट है वेक्टर्स का, तो इन किसी भी दो का आपस में डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और उनका जो नॉर्म आप निकालेंगे उसमें तो वो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर इस दो प्रॉपर्टी को अगर इस सेट के वेक्टर सेटिस्फाई करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्थो नॉर्मल सेट ऑफ वेक्टर्स बोलते हैं। अब आपको बताना कि लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, आप आसानी से बता सकते हैं। 1001 को आप बता सकते हैं कि 10 में कुछ भी मल्टीप्लाई करके 01 नहीं ला सकते हैं, है ना। ये दोनों हमारे कैसे हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक है ना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा लीनियरली इंडिपेंडेंट का, ये हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि देखिए लीनियरली डिपेंडेंट कब होता है, जैसे मान लिया कि 1 2 है और 2 4 है, ये लीनियरली डिपेंडेंट 2 4 को हम लोग 1 2 से बना सकते हैं, कैसे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके 2 4 बनाया जा सकता है। तो 1 2 और 2 4 क्या हो जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट, मतलब एक दूसरे का स्केलर टाइम्स। ए इज इक्वल टू कितना आ जाए, लैम्डा बी, तो हम लोग कहते हैं कि ये दोनों कैसे हैं, लीनियरली डिपेंडेंट है। ठीक है, तो ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता कि 1 0 में कुछ मल्टीप्लाई करके 0 1 तो आप बना नहीं सकते हैं। तो इस तरीके से ये वेक्टर्स कैसे हो जाएंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। ये भी क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, यूपी के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2021 में पूछा गया है। क्वेश्चन ये कि अल्फा बीटा इज एन ऑर्थो नॉर्मल सेट in an inner product space, then the distance between alpha and beta, is equal to what। देखिए डिस्टेंस बिटवीन अल्फा एंड बीटा को लिखा जाता है इनर प्रोडक्ट स्पेस में नॉर्म ऑफ अल्फा माइनस बीटा से लिखा जाता है। इसे लिखा जाता है नॉर्म ऑफ अल्फा माइनस बीटा से। ठीक है ना। अब नॉर्म ऑफ अल्फा माइनस बीटा देखिए कैसे होता है, जैसे आप यहाँ पर लिखा, जैसे सेम सेम वेक्टर हो, मान लीजिए अल्फा है और अल्फा है। ठीक है, इसका हम अगर हमने इनर प्रोडक्ट निकाला तो किसके बराबर आता है, नॉर्म ऑफ अल्फा का स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि किसी भी वेक्टर का जो नॉर्म है अल्फा, ठीक है, वो किसके बराबर आता है, अंडर रूट ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा अल्फा। ठीक है, ये फार्मूला हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर अल्फा माइनस बीटा का हमें इनर प्रोडक्ट निकालना है तो कैसे निकालेंगे हम लोग, अंडर रूट में लिखेंगे इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा माइनस बीटा कामा अल्फा माइनस बीटा, इस तरीके से लिखेंगे। अब इसको हम लोग 1 बाई 1 ओपन करेंगे तो अल्फा को अल्फा में, अल्फा का अल्फा के साथ इनर प्रोडक्ट हो गया अल्फा अल्फा, फिर माइनस कितना हो जाएगा, अल्फा बीटा हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा, माइनस बीटा अल्फा, नॉर्म ऑफ बीटा अल्फा हो जाएगा, और फिर माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस नॉर्म ऑफ बीटा बीटा हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान देना है कि आर्थो नॉर्मल सेट ऑफ वेक्टर्स है। तो अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको समझाया था कि आर्थो नॉर्मल सेट ऑफ वेक्टर्स में क्या होता है, ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑफ वेक्टर्स में सेम का सेम के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया जाएगा तो उसके क्या हो जाएगा, नॉर्म का स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, तो ये अल्फा और अल्फा का नॉर्म प्रोडक्ट किसके बराबर, अल्फा और अल्फा का इनर प्रोडक्ट किसके बराबर हो जाएगा, नॉर्म ऑफ अल्फा स्क्वायर। और किसी भी दो का, जैसे अल्फा और बीटा का, चाहे बीटा और अल्फा का जो इनर प्रोडक्ट होगा वो 0 के बराबर आएगा, है ना। तो ये कितना हो गया, तो 0 हो गया, ये 0 हो गया, और लास्ट वाला कितना हो गया, प्लस नॉर्म ऑफ बीटा का स्क्वायर हो जाएगा।
ये भी मैंने बताया था कि अगर ऑर्थोनॉर्मल सेट है तो किसी भी वेक्टर का जो नॉर्म आएगा वो कितना आता है, 1 आता है। इसका मतलब ये आ जाएगा अंडर रूट में 1 + 1, कुल मिला के हमारा आंसर कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा। तो डी ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। ये क्वेश्चन भी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2021 में पूछा गया है। क्वेश्चन ये है कि द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ये लीनियर इक्वेशन दिया गया है, पूछ रहे हैं इसका है ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट, ये सारी बातें आपको इसमें बतानी है। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, फिर से आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बनाते हैं, A:B वाली मैट्रिक्स बनाते हैं, इस तरीके का मैट्रिक्स बनाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स को लिख देते हैं, 1 -1 1, और यहाँ पे राइट हैंड साइड में 2 लिख दिया। फिर यहाँ पे 1 1 -1 1 1 और -1, और यहाँ पे कितना हो गया, 0 हो गया। फिर यहाँ पे हो गया 6, और कितना हो जाएगा, -4, और कितना हो जाएगा 4, और कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। ठीक है ना, ये बन गया। ठीक है, अब इसके देखिए ये 1 बन गया, इसके नीचे हमको क्या बनाना है, 0 बनाना है। तो क्या ऑपरेशन लगाएंगे हम लोग, आगे ऑपरेशन हम लोग लगाएंगे, R2 इज रिप्लेस्ड बाई R2 माइनस R1, और R3 पे क्या ऑपरेशन लगाएंगे, R3 इज रिप्लेस्ड बाई R3 माइनस कितना हो जाएगा, 6R1 हो जाएगा, R3 माइनस 6R1 हो जाएगा। तो ये किस में बदल जाएगा, पहले रो को तो उतार देंगे, 1 -1 1, और यहाँ पे 2 हो जाएगा। दूसरे रो में 1 -1 0, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, और -1 यहाँ पे कितना आ जाएगा, -2, और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। ठीक है ना, थर्ड में क्या मिल जाएगा, 6 - 6 0 हो जाएगा। फिर 6 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे -6 को सब्ट्रैक्ट करना, मतलब 6 - 4, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 4 - 6 मतलब कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा, और 11 - 12 कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है, ये बन गया हमारे पास। तो 1 के नीचे सब 0 0 0 बन गए। ठीक है, अब एक काम करते हैं कि सेकंड रो में के एलिमेंट्स को हम लोग कितने से डिवाइड कर देते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं, है ना, मतलब R2 इज रिप्लेस्ड बाई 1/2 R2 ये लगा देते हैं, ताकि 1 1 1 मिल जाए, जैसी चीजें मिल जाए। तो क्या बन जाएगा, देखिए पहले रो को उतार देते हैं, कितना आ जाएगा, 1 -1 1 और 2 हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करना है तो ये हो जाएगा 0 1, और कितना आ जाएगा, -1, और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और थर्ड वाले में कितना हो जाएगा हमारे पास, थर्ड वाले को भी चले 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 1, और कितना हो जाएगा, -1, और 2 से डिवाइड कर दे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 से डिवाइड करने से -1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तो ये बन चुका है पाइवोट एलिमेंट, इसके नीचे सब 0 0, यहाँ पे भी 1 बन चुका है, इसके नीचे 0 बना देते हैं। R3 - R2 कर लगा देते हैं, यहाँ पे R3 इज रिप्लेस्ड बाई R3 - R2 लगा देते हैं। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा 1 -1 1 और 2 बन जाएगा। यहाँ पे तो है ही 0 1 -1 और -1, और यहाँ पे 0 -0 0 1 -1 0 -1 और +1, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, और -1/2 +1 1 -1/2 कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर इतनी मैट्रिक्स को देखा जाए, ए मैट्रिक्स को, तो इसका रैंक तो 2 ही है, एक यहाँ पाइवोट एलिमेंट मिल रहा है, एक यहाँ पाइवोट एलिमेंट। तो रैंक ऑफ ए कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है ना, रैंक ऑफ ए कितना आ गया, 2 आ गया। लेकिन रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स, पूरे मैट्रिक्स को अगर एक साथ देखें तो एक पाइवोट एलिमेंट यहाँ पे, एक पाइवोट एलिमेंट यहाँ पे, एक पाइवोट एलिमेंट यहाँ पे भी मिल रहा है। तो रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स 3 हो गया। इसका मतलब दोनों बराबर नहीं है। तो जब भी रैंक ऑफ ए बराबर नहीं है रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स के, तो इसका मतलब उस केस में हमको कितने सोल्यूशन मिलेंगे, उस केस में नो सोल्यूशन मिलेगा। तो इसका मतलब हमारा जो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन इज इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मतलब कोई भी सोल्यूशन हमें नहीं मिलेगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। ये क्वेश्चन यूपी पीएससी आश्रम पद्धति 2021 एग्जाम पूछा गया है। क्वेश्चन ये है कि एम आर विद वेक्टर स्पेस ऑफ 2x2 मैट्रिसेस ओवर आर, W1 इस तरीके से डिफाइंड है, W2 इस तरीके से डिफाइंड है। तो आपको बताना है कि डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 क्या होगा। ठीक है, देखिए W1 इंटरसेक्शन W2 बनाना है, तो इसमें वो सारी मैट्रिसेस आएंगी, है ना, इसमें वो सारी मैट्रिसेस आएंगी, ठीक है, कि जो W1 की प्रॉपर्टी को भी फॉलो करती हूँ, और W2 भी की भी प्रॉपर्टी को क्या करती हूँ, फॉलो करती हूँ। ठीक है ना, तो अगर W1 इंटरसेक्शन W2 में अगर चलिए एलिमेंट को लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे ये W1 में x है, और यहाँ पे भी x है, जहाँ पे x बिलोंग्स टू R है, मतलब यहाँ पे भी इंटरसेक्शन में भी x आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए W1 में y है और W2 में भी y है, तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, y आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, दोनों कॉमन हो गया। यहाँ पे देखिए W1 में 0 है, और यहाँ पे z है, जहाँ पे z क्या कोई भी रियल नंबर है, तो z 0 भी तो हो सकता है। तो अगर कॉमन बात करें अगर दोनों में, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है,
और देखिए यहाँ पे 0 है लेकिन यहाँ पे x है और x का रियल नंबर, तो x कोई भी वैल्यू ले सकता है, तो दोनों x, तो यहाँ पे दोनों कॉमन क्या आएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है ना। सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। अब बताइए कि W1 इंटरसेक्शन W2 लिखने के लिए कितने वेरिएबल की जरूरत है, 2 वेरिएबल की जरूरत है। इसका मतलब इसका जो डायमेंशन हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, डी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है। बढ़ते क्वेश्चन में 23 की तरफ। ये भी क्वेश्चन यूपीपीएससी आश्रम पद्धति 2021 एग्जाम पूछा गया है। क्वेश्चन ये कि लेट ए इज इक्वल टू इतना, बी इज इक्वल टू एक्स वाई जेड सच दैट डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, देन डायमेंशन ऑफ भी इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। तो भी में देखिए क्या आना है, एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर क्यूब सच दैट डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। चलिए पहले डिटरमिनेंट ए निकाल के देख लेते हैं, ठीक है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए अगर हम लोग निकालें फर्स्ट रो के या सेकंड, चलिए सेकंड रो के लॉन्ग ओपन कर देते हैं, प्लस माइनस माइनस फिर प्लस, 0 0 तो 0 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, तो -1 इंटू लास्ट वाला लिखेंगे, -1 इंटू कितना हो जाएगा, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, y माइनस कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, y माइनस एक्स, मतलब कुल मिला कितना आ गया ये x माइनस वाई। और कहा गया डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 0, इसका मतलब ये हो जाएगा कि x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, y हो जाएगा, ठीक है ना। x इज इक्वल टू y हो गया। अब देखिए v को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, v में वो ऑर्डर्ड पेयर आने वाले हैं x y z की सच दैट x y z बिलोंग्स टू r क्यूब सच दैट x इज इक्वल टू वाई। तो दूसरे स्टेप में लिखते हैं फिर से, जहां पे x है वहां पे हम y लिख देते हैं, तो ये हो गया y और कितना हो गया z, ठीक है। इस बिलोंग्स टू आर क्यूब, इस तरीके के एलिमेंट आएंगे यहाँ पे और ट्रिपलेट आएंगे यहाँ पे। तो बताइए यहाँ पे कितने डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल, 2 वेरिएबल हैं, एक y है और एक z है, इसका डायमेंशन कितना हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, डी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया कि ये 3 वेक्टर हैं, 0 1 a और ये a1 0, और ये कहा जा रहा है लीनियरली डिपेंडेंट है। देखिए अगर 3 वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट हैं तो कुछ नहीं करना आपको, इसका डिटर्मिनेंट बना देना है, इनको कॉलम में आप लिख दीजिए और इसका डिटर्मिनेंट को 0 से इक्वेट कर दीजिए, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 0 1 a, ठीक, और 1 a 1, और यहाँ पे कितना है a1 0। इसको आप ओपन कर दीजिए एक बार, ठीक है। तो फर्स्ट रो के लॉन्ग चले ओपन कर देते हैं, तो -1 इंटू कितना हो जाएगा, 0 माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। और फिर प्लस ए इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। यहाँ पे a प्लस ए माइनस ए क्यूब इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0, ट्वाइस ए माइनस ए क्यूब इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग a कॉमन कर लेते हैं, ट्वाइस माइनस ए स्क्वायर बराबर 0। यहाँ से या तो a बराबर 0 या तो a स्क्वायर बराबर 2। इसका मतलब a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस माइनस कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा, ठीक है ना। एक बार चेक कर लेते हैं फिर से, ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 2, ठीक है ना। तो a इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, प्लस माइनस √2 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा कौन सा a इज इक्वल टू 0 और प्लस माइनस √2 के साथ, देखिए सी ऑप्शन, ए ऑप्शन में तो 1 2 3 है, ये तो होगा नहीं। बी ऑप्शन में 0, ये तो होगा नहीं। सी ऑप्शन में 0 और प्लस पर आयोटा दे, आयोटा तो आएगा नहीं यहाँ पे, मुझे लग रहा है कुछ मिसप्रिंट है इसमें। तो 0 प्लस माइनस √2 ये बन सकता है सी ऑप्शन, और डी ऑप्शन तो होगा नहीं, ठीक है। जीआईसी लेक्चर 2015 एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 कहा जा रहा है V इज अ वेक्टर स्पेस, M इज इट्स सब स्पेस, डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल टू n, डायमेंशन ऑफ V बाय W इज इक्वल टू R, देन डायमेंशन ऑफ M इज इक्वल टू व्हाट। ये ऐसे लेक्चर 2015 एग्जाम पूछा गया है। इसमें कुछ भी नहीं करना है। देखिए डायमेंशन ऑफ V अपॉन M ये बराबर आता है, ये फार्मूला है कि डायमेंशन ऑफ V और माइनस डायमेंशन ऑफ M, ठीक है ना। तो डायमेंशन ऑफ V बाई M यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया ये R है, डायमेंशन ऑफ V N है, और आपसे पूछा जा रहा है कि डायमेंशन ऑफ m कितना होगा। तो यहाँ से डायमेंशन ऑफ m निकालना चाहें तो वो कितना आ जाएगा, n माइनस आर आ जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, डी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। ये क्वेश्चन हरियाणा पीजीटी 2020 में पूछा गया है। क्वेश्चन ये है कि द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, 3 इक्वेशन दिए गए हैं, कहा जा रहा है इसका अगर यूनिक सोल्यूशन होगा कब होगा, जब इसमें से कौन सी चीजें पॉसिबल होंगी, ठीक है। इसका यूनिक सोल्यूशन कब आएगा। देखिए अगर यूनिक सोल्यूशन, मान लीजिए इसको मैं ए एक्स इज इक्वल टू बी टाइप का लिखता हूँ, तो यूनिक सोल्यूशन तब मिलता है जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 आ जाए, तब हम लोग कहते हैं कि उसका क्या आएगा, यूनिक सोल्यूशन आएगा, तभी हम बता पाते हैं, ठीक है। तो आइए डिटर्मिनेंट ऑफ ए जरा निकालते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मतलब एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट, जो कि कितने हैं, -2 है, 1 है, 1 है, और कितने 1 -2 1 है, 1 -2 1 है, और तीसरा कितना है 1 1 -2 1 1 -2। एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट का मैट्रिक्स बना लिया, इसका डिटर्मिनेंट चलिए निकालते हैं।
तो किसके लॉन्ग ओपन कर दें हम लोग इसको, फर्स्ट रो के लॉन्ग ओपन कर दें, -2 इंटू कितना हो जाएगा 4 -1 3 हो जाएगा, फिर -1 इंटू कितना हो जाएगा, इसको छोड़ दिया -2 -1 -3 हो जाएगा, और +1 इंटू कितना हो जाएगा, इसको छोड़ दिया कितना हो जाएगा 1 +2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है ना, ये कितना हो गया -6 +3 तो यह आ जाएगा 6 - 6 इज इक्वल टू 0। तो ये तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 आ गया, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, इसका मतलब यूनिक सोल्यूशन नहीं आएगा इसका, नो यूनिक सोल्यूशन, है ना, नो यूनिक सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन तो बिल्कुल आएगा ही नहीं। ये कह रहे हैं कि यूनिक सोल्यूशन कब आएगा, तो यहाँ पे देखिए डी ऑप्शन आ गया, यूनिक सोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 27 बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, जीआईसी लेक्चरर 2015 एग्जाम पूछा गया है। क्वेश्चन ये कि इफ टी फ्रॉम आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इट इज डिफाइंड बाय टी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू वाई टाइम्स वाई कॉमा 2x माइनस वाई, देन टी इनवर्स ए बी इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, जैसे देखिए हम लोग करते क्या हैं, आसान चीज़ों जैसे फंक्शन में एक बार चीज़ों को याद दिलाता है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी एक तरीके का फंक्शन ही है। फंक्शन में क्या होता था, जैसे यफ एक्स पे ऑपरेट होता था और आंसर क्या दिया वाई, तो यफ इनवर्स क्या करता था, यफ इनवर्स देखिए यफ एक्स पे ऑपरेट होता था और अगर आंसर कितना दिया वाई, और अगर ये फंक्शन इन्वर्टिबल है तो यफ इनवर्स किस पे ऑपरेट होगा, वाई पे, और आंसर कितना देगा, एक्स देगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि क्या कर रहा है, यहाँ पे एक एक्स वाई को का इमेज क्या दे रहा है, यहाँ पे वाई वाई कॉमा कितना दे रहा है 2x माइनस वाई। ठीक है, तो ये पूछ रहे हैं कि टी इनवर्स अगर ऑपरेट होगा, टी इनवर्स ऑपरेट होगा ए कॉमा बी पे तो क्या देगा। ठीक है, तो देखिए अगर हम लोग इसको इस तरीके से सोचें इस क्वेश्चन को, ठीक है, कि यहाँ पे देखिए जैसे हमने कहा कि टी ऑफ एक्स वाई, मान लिया कि ये कितना टी ऑफ एक्स वाई, मान लीजिए कि वो कितना दे रहा है ए कामा बी दे रहा है, मतलब मैं इसको ए कामा बी सोच रहा हूँ, इसको हम लोग क्या सोच रहे हैं, ए कामा बी। ठीक है ना, इसको हम लोग ए कामा बी सोच रहे हैं। ठीक है, तभी तो टी इनवर्स ए बी पे ऑपरेट हो क्या देगा आंसर, वो हमें निकालना है। इसका मतलब ये हो गया कि ए को मैं क्या बोल रहा हूँ, वाई बोल रहा हूँ, और बी को मैं क्या बोल रहा हूँ, 2x माइनस वाई बोल रहा हूँ। हम फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूं कि हम लोग ये कह रहे हैं कि चलिए टी को एक्स वाई पे ऑपरेट करवाए तो उसकी इमेज ए बी मिल रही है, जहाँ पे ए बी दिया गया कितना दिया गया, वाई कामा 2x माइनस वाई दिया गया, मतलब ए किसके बराबर है, वाई के बराबर है, और बी किसके बराबर, 2x माइनस वाई के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग अब क्या कर लेते हैं, देखिए ए की वैल्यू तो आ चुकी है, बी की वैल्यू भी आ चुकी है। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, अगर मैं ये कह रहा हूँ कि टी एक्स वाई पे ऑपरेट होके कितना दिया, ए बी दिया, इसका मतलब ये हो गया कि टी इनवर्स किस पे ऑपरेट होगा, ए बी पे ऑपरेट होगा, और आंसर कितना देगा, एक्स वाई देगा। ठीक है ना, तो अब एक्स वाई की वैल्यू बस यहाँ से निकाल लेनी ए बी के टर्म में। ठीक है, तो वाई की वैल्यू तो मिल चुकी है, कितनी मिल चुकी है, वाई की वैल्यू ए मिल चुकी है, कोई दिक्कत नहीं, एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। वाई की वैल्यू कितनी मिल चुकी है, ए यहाँ पर रख देते हैं, 2x माइनस ए इज इक्वल टू बी, तो यहाँ से x इज इक्वल टू आ जाएगा a प्लस बी बाई टू, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a प्लस बी बाई टू। इसका मतलब टी इनवर्स ए बी किसके बराबर आ जाएगा, a प्लस बी बाई टू कॉमा ए के बराबर आ जाएगा। इस तरीके से फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ, ये क्वेश्चन भी जीआईसी लेक्चर 2015 एग्जाम पूछा गया है। क्वेश्चन है टी फ्रॉम आर स्क्वायर से आर स्क्वायर बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड बाय टी ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई वाई प्लस जेड, नलिटी ऑफ टी इज इक्वल टू व्हाट। इस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन में पिछले लेक्चर में भी करवा चुका हूँ। इस क्वेश्चन को करने का दो तरीका होता है, देखिए इसको हम लोग रैंक नलिटी थ्योरम से निकालेंगे। तो अगर टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी इज इक्वल टू, यहाँ पे जो वेक्टर स्पेस होगा उसके डायमेंशन कितने, 3 है, उसका 3 के बराबर होगा। अभी करंट नलिटी निकालना है, तो आप इसका मतलब रैंक निकाल लीजिए, या रैंक निकाल लीजिए तो नलिटी आ जाएगा, दो में से कोई एक चीज निकालना है, या तो आप रैंक निकाल लीजिए तो नलिटी आ जाएगा, या नलिटी निकाल लीजिए तो रैंक आ जाएगा। ठीक है ना, तो नलिटी को डायरेक्ट भी निकाला जा सकता है, या रैंक निकाल लीजिए तो नलिटी अपने आप आ जाएगा। अब देखिए एक आसान शॉर्टकट मैं बताता हूँ, पिछले क्लास में मैंने नलिटी डायरेक्ट निकाल के दिखाया था। ठीक है, अब मैं रैंक निकाल के दिखा देता हूँ। लिखा गया टी एक्स वाई जेड बराबर एक्स प्लस वाई और वाई प्लस जेड। अब देखिए इसकी मैट्रिक्स कैसे लिखी जाती है, मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा, यहाँ पे देखिए जो वेक्टर स्पेस उसका डायमेंशन कितने 2 है, और यहाँ पे जो वेक्टर स्पेस का डायमेंशन कितनी 3 है, तो जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर कितना आएगा, 2/3 आएगा, उसका ऑर्डर कितना आएगा, 2/3 आ जाएगा। इस तरीके के बनेगा, 2/3 की मैट्रिक्स बनेगी। जो राइट हैंड साइड में वेक्टर स्पेस रहता है उसके डायमेंशन मल्टीप्लाइड बाई जो लेफ्ट हैंड साइड में वेक्टर स्पेस उसके डायमेंशन, तो इसके डायमेंशन 2 बाई, मतलब इस जो मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर कितना आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। 2/3 की मैट्रिक्स देखिए डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखिए x का कोफिशिएंट कितना 1 है, y का कोफिशिएंट कितना 1 है, और z का कोफिशिएंट कितना 0 है, तो इसको रो में लिखना है 1 1 0। दूसरे टपल को देखिए, यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है 0, y का कोफिशिएंट कितना 1, z का कोफिशिएंट कितना 1, ये मैट्रिक्स बन गई। ठीक है, ये मैट्रिक्स टी की मैट्रिक्स बन गई।
बस इसका रैंक निकाल दीजिए। इसका ये तो एकलन फॉर्म में है ही 1, उसके नीचे 0 है। इसमें कितने पाइवट एलिमेंट मिल रहे हैं? 2 मिल रहे हैं। इसका मतलब इसका जो रैंक है कितना आ गया? 2 आ गया। यहाँ पर रख देते हैं। तो 2 प्लस नलिटी ऑफ टी इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर नलिटी इसकी कितनी आ जाएगा? 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। ये क्वेश्चन भी जेआईसी लेक्चर 2015 पूछा गया। पूछा जा रहा विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। प्रीवियस लेक्चर पे भी मैंने ऐसे क्वेश्चन आपको करवाए थे। देखिए यहाँ पे जब आर स्क्वायर से आर स्क्वायर दिया गया है तो ये कुछ इस तरीके का होना चाहिए। a1x प्लस b1y और a2x और प्लस b2y, ठीक है ना। कुछ ये इस तरीके का यहाँ पे होना चाहिए। t ऑफ x1 x2 ये क्या होना चाहिए? x और y में, या x1 x2 कर दीजिए, यहाँ पे xy मैंने लिख दिया। x1 कर दीजिए, यहाँ पे क्या कर दीजिए? x2। फिर से यहाँ पे x1 कर दीजिए और यहाँ पे क्या कर दीजिए? x2। तो ये x1 x2 में कैसा होना चाहिए? लीनियर होना चाहिए। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब x1 और x2 में लीनियर होना चाहिए। आइए देखते हैं, इसको एलिमिनेट करना शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे ये x1 में लीनियर नहीं, x1 में स्क्वायर आ गया, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ x1 के साथ +1 जोड़ दिया गया है ना, मतलब ये x2 में लीनियर नहीं है ना, x1 +1, तो ये भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। तीसरे वाले में देखिए 1 जोड़ दिया गया है, ये भी लीनियर नहीं होगा। यहाँ पे देखिए ये पहला जो टपल है ये x1 x2 में लीनियर है, और दूसरा भी 0 दे दिया गया, जीरो को लिख सकते हैं हम लोग, 0x1 + 0x2, ये भी x1 x2 में लीनियर है, तो यही हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 30। ये क्वेश्चन भी जीआईसी लेक्चर 2015 एग्जाम पूछा गया है। जरा नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन किसी सेट पे, जिस सेट में 5 एलिमेंट हो, उस पर कितने नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन कितने डिफाइन कर सकते हैं। इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है कि नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस, ठीक है, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस इज इक्वल टू 2 की पावर n² प्लस n/2। ये कितना हो जाएगा? 2 की पावर, 5 एलिमेंट है तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5/2, मतलब ये हो जाएगा 2 की पावर 30/2, मतलब ये कितना आ जाएगा? 2 की पावर 15 इसका आंसर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, डी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर को मैं ये समाप्त कर रहा हूँ। कैसा लगा आज का लेक्चर? कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर जरूर बताइएगा। इसके आगे के जो क्वेश्चन हैं उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।